75% मतलब 100 में से 75 डॉक्टर्स के ऊपर फिजिकल वायलेंस हुआ है। मेडिकल प्रोफेशनल 5 गुना ज्यादा वायलेंस फेस करता है। वर्कलोड होता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत डिसीजन मेकिंग की चीज़ें होती हैं। हमारे देश को शायद हमारी वैल्यू नहीं समझ में आती। चाहे आप गर्ल्स की बात करें या अगर आप डॉक्टर्स की इन जनरल बात करें, अटैक्स आर जस्ट गोइंग ऑन। देयर शुड बी अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू वायलेंस ऑफ एनी काइंड इन द नेशन ऑफ गांधी। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और मर्डर से पूरा देश हिल गया है। लड़की के माता पिता, दोस्त और पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर अस्पताल की जगह सड़कों पर हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मान बना रहे, इसके लिए कानून बनाने की मांग की जा रही है, सुविधाएं देने की मांग की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि सबकी जान बचाने वाले डॉक्टर अपनी ही जान नहीं बचा पा रहे। वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित अस्पतालों में ही महसूस कर रहे हैं। हाल के कुछ सालों में डॉक्टरों के साथ हिंसा, उन पर हमले बढ़े हैं और बढ़ी हैं डॉक्टरों की चुनौतियां। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव सिंह और डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, जिनसे आज हम डॉक्टरों की चुनौतियों, उनकी मुश्किलों पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर शालिनी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद कलकत्ता में डॉक्टर के साथ जो रेप और उसके बाद मर्डर, 12 साल का गैप। ये 12 साल का गैप है, लेकिन हैवानियत उसी तरह की है, चाहे डॉक्टर हो चाहे आम लड़की हो। इसे आप कैसे देखेंगी? शांता, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया अपने विचार साझा करने के लिए। 12 साल का गैप कह रही हैं। 12 साल में चीज़ें सेम नहीं हैं, मैं कहूँगी उल्टे और ख़राब हुई हैं। वहाँ से लेके अब तक ये नहीं है कि सिर्फ ये 2 इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंसिडेंट्स इनफैक्ट और बड़े हैं और इस बीच में भी पता नहीं कितने और इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके ऊपर शायद मुद्दा उतना उछला नहीं। ये तो अभी की बात है कि ये इतना ज़्यादा भयानक और इतना ग्रूसम कि लोगों की आत्मा हिल गई। लेकिन आत्मा तो उन बाकी सब इंसिडेंट्स के ऊपर भी हिलनी चाहिए, चाहे वो छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनके ऊपर इस तरह के अत्याचार होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में काम करने वाले बाकी और डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जिनके ऊपर इस तरीके के अटैक्स होते हैं। तो स्टोरी जस्ट गोज ऑन, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। आई थिंक समवेयर एज अ सोसाइटी हमें बैठ के सोचना है कि हम कहाँ और क्यों इतने गर्द में चले जा रहे हैं। ऐसा क्या है जो हमें एक सभ्य समाज बनने से, मैं तो कहूँगी, रोक रहा है ना? इसको आप सभ्य समाज की कैटेगरी में तो कहीं पे भी नहीं डाल सकते। तो इट इज़ बिकमिंग वर्स बाय द डे। चाहे आप गर्ल्स की बात करें या अगर आप डॉक्टर्स की इन जनरल बात करें, अटैक्स आर जस्ट गोइंग ऑन, दे आर नॉट स्टॉपिंग। ये आपके और मेरे ऊपर है, हम सब के ऊपर है, वो जो आम जनता है हम सब के ऊपर है कि हम सोचें कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं जो इस बाढ़ को रोक सके। हाल फिलहाल में डॉक्टर्स पे जो हमले हैं वो लगातार बढ़े हैं और बढ़ते पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें शायद ये कहा गया कि 75% डॉक्टरों को वर्क प्लेस पर वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसको आप दोनों लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा है? और इसके ना देखो बहुत सारे कारण हैं और 75% डेटा ही ये बहुत बड़ा डेटा है टू से। एक जो आया हमारे लिए प्रोटेक्शन बिल आया जिसकी हम शायद बात करने वाले हैं, जिसमें ये बोला गया कि डॉक्टर्स को अगर हम दे देंगे तो सारों को देना पड़ेगा। सो ये डेटा खुद ही उस चीज़ को बताता है, उन ब्यूरोक्रेट्स और उन मिनिस्ट्रीज को, कि 75% मतलब 100 में से 75 डॉक्टर्स के ऊपर फिजिकल वायलेंस हुआ है। और ये रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो माइनर होते हैं वो सबकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सो ये डेटा ही बोलता है कि ये बिल हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। कमिंग टू क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे आप देखो, अभी डॉक्टर पेशेंट रेशियो की बातें कर लेते हैं। WHO बोलता है 1000 पे 1 होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में है 10,100 के आसपास में 1, सो 10 टाइम्स ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है। दूसरा, कैस्केडिंग जो हमारे पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना, उनकी डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप दिल्ली NCR कैपिटल में भी अगर आप चाहोगे कि सरकारी अस्पताल में आपको एक गरीब का जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसका अगर हम वेंटिलेटर या टर्शरी केयर की सुविधाएं दे दें तो हमारे पास नहीं है। हमारा जो % GDP का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर है 1.8% है।
1.1 to 1.5% है इनफैक्ट, तो और यूएस में देखेंगे तो 18% है। अब इतना करके भी जिस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम किस स्ट्रेस में काम करके प्रोवाइड करते हैं, ये आप किसी से भी बात करोगे जो बाहर के देशों से आता है, तो उसको अगर डेंटल वर्क भी कराना है तो उसको 6 महीने का टाइम लगता है। आप फॉरगेट अबाउट एक अल्ट्रासाउंड से लेके ऑपरेशन हमारे यहाँ 24 घंटे में हो सकता है, चाहे रात के 12 बजे हो। सो इतना वर्कलोड हमारे ऊपर रहता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली डिस्क्रिपेंसी है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटीज़ सारी हैं, बट बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, स्पेशली जिनके पास इंश्योरेंस हो या पैनल पे हो, उनका ये बात हो पाता है। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो 80% हमारे गरीब लोग हैं, उनको लेवल 3 केयर देने के लिए हमारे पे फैसिलिटी नहीं है। इमरजेंसीज में जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे कम है। एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर गेटिंग इनटू क्रिटिकल केयर डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। बीइंग इन द फोरफ्रंट हम देख रहे हैं हमारे बच्चे इस फील्ड में आना नहीं चाहते, जो आ भी रहे हैं वो इस तरह की फील्ड में नहीं आना चाहते, जैसे गायनेकोलॉजी की फील्ड, सर्जन की फील्ड, इमरजेंसी केयर की फील्ड, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जहाँ 50% वायलेंस इमरजेंसी में ही होती है। इस तरफ कोई जाना नहीं चाहता है। प्लस देर इज़ ऑल्सो पब्लिक परसेप्शन कि हम अगर जेन्युइन भी कोई चीज़ लिखते हैं तो वो लगता है कि बहुत अननेसेसरी का चीज़ हो रहा है। मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की तरफ से गलती नहीं होती है, डॉक्टर्स भी गलती करते हैं। डॉक्टर की कम्युनिकेशन स्किल को भी और बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर वर्क प्रेशर कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंडे दिमाग से ही आप एक डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किस रेट पे ये दवाइयाँ चलानी है कि उसके हार्ट को बचाऊं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो ट्रेनिंग्स भी अब कम हो रही है, हमारी कम्युनिकेशन को भी मैं बोलूँगा और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। जो सेफ्टी एनवायरनमेंट है वो नहीं है। सो इसलिए भी अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, एक मरीज़ अगर आता है तो उसके साथ 10, 15, 20 लोग एंट्री कर जाते हैं, और उसमें से एक भी बंदा अगर वोलेटाइल हो जाता है, इमोशनली चार्ज हो जाता है, तो वो सारा सीन जो है ख़राब हो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें लेवल 2, लेवल 3 की सिटीज़ में अगर आप देखो तो सारे लोग भाग के लखनऊ, दिल्ली और कैपिटल्स में क्यों भागते हैं, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्यों भागते हैं, क्योंकि हमारी PHC, CHC तो कुछ भी काम नहीं करती। और एक डेटा आया था यूपी का कि केवल एक ही PHC है यूपी में जहाँ पे आप सेफ डिलीवरी करा सकते हो। इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, नॉर्मल डिलीवरी एक ही ऐसा सेंटर था। कुछ दिन पहले की ये बात है, ये डेटा भी पड़ा हुआ है। सो हमारे पे बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है रूरल इंडिया में, टायर 1, टायर 2 में। अब वो क्या होता है, रेफर होके आते हैं बड़े सेंटर्स, बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पे ऑलरेडी ओवर प्रेशर, ओवर वर्क होता है। वर्किंग आवर्स देखो आप डॉक्टर्स की, आप अभी शायद लोगों को हाईलाइट हुआ है कि अरे वो तो 36 घंटे ड्यूटी कर रही थी, बट किसी को ये नहीं घुस रहा है कि 36 घंटे की ड्यूटी हम ही लोग कर सकते हैं। और कौन करता है? आप कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बता दो, इवन आर्मी को भी कंटिन्यूस 36 घंटे नहीं देते, इवन पुलिस को भी कंटिन्यूस 36 घंटे नहीं दिया जाता है। बट 36 घंटे का मतलब ये 36 घंटे के बाद जो हम 8 घंटे रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं साइकिल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या है, मैक्सिमम काम करने की 12 घंटे की है, जो एक्चुअली में होती है 36 घंटे की। मैक्सिमम वीक में कितना काम कर सकते हैं, 48 आवर्स। अभी IT वालों का बात हुआ था, शायद नीचे इन्फोसिस में, बैंगलोर में बात हुआ था कि हम इसको ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सो वी वर लाफिंग कि 48 आवर्स पर वीक से थोड़ा बढ़ाने की बातें कर रहे हो आप। यहाँ हमारा नॉर्मल वीक में रेजिडेंट का एक वर्किंग आवर्स इज 108 आवर्स, और स्टिपुलेटेड है वीक में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। अब छुट्टी कितनी मिलती है, 2 महीने में 1 दिन। सो आप फैक्ट्स पे जाओ, और मेरी बात अगर नहीं समझनी है तो आप अभी का अभी ऑडिट कराओ लास्ट 1 ईयर के इनके ना मेडिकल कॉलेजेस से लेके हर जगह कि व्हाट इज द वर्किंग आवर ऑफ रेजिडेंट। आपको समझ में आ जाएगा कि इतने प्रेशर में है, कैसे कर रहे हैं ये काम, और कैसे इसके बाद भी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे सरकार को नीचे से ऊपर तक शायद देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है इसमें से एक बात ये निकल कर आ रही है कि देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च जो है जिस हिसाब से सरकार को करना चाहिए था उतना नहीं हो रहा। डॉक्टर्स पे प्रेशर बढ़ रहा है, छोटे शहरों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उस प्रेशर को कैसे डील किया जाए, चाहे पेशेंट्स के लेवल पर चाहे डॉक्टर्स के लेवल पर, वो शायद हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ये जो वायलेंस की घटनाएं बढ़ रही हैं? आपने जो पूछा ना क्यों हो रहा है, तो इसके केवल कारण ये नहीं है कि सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही या कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही हैं। उनको लगता है वो पहुंचे और तुरंत एक आदमी इमरजेंसी में 1 मिनट क्या आधे मिनट भी वेट करने के लिए तैयार नहीं होता है ना।
उनको लगता है हम पहुँचे और हमारा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप परेशान हैं, आपके यहाँ का फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत हुई है, लेकिन अगर वहाँ पर केवल 10 डॉक्टर और नर्सेज हैं और वहाँ पर आए हुए हैं कम से कम 25 और 30 मरीज़, तो इसको कहा जाता है ट्रायज। हमें ये देखना होता है कि कौन सा मरीज़ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और किसको हमें सबसे पहले देखना है, लेकिन मरीज़ के तीमारदार को सिर्फ अपना मरीज़ नज़र आता है। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और मैं कहूँगी कहीं पर गलत भी हैं, और दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिस्टम। आप केवल वहाँ खड़े होकर पहुँचकर चीखना चिल्लाना कि सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे ही मरीज़ को देखा जाए, तो कहीं पर ये गलत है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएं, आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत लोग जाते हैं, आप वहाँ जाइए और देखिए, बात करिए जो लोग बाहर के देशों में रहते हैं, डिसिप्लिन तरीके से आप इमरजेंसी में भी पहुंच जाएंगे तो भी आपको आपकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से आपको आधा घंटा वेट करना है, आपको 2 घंटा वेट करना है, आप चुपचाप लाइन में बैठते हैं, चाहे आप इमरजेंसी में पहुंचे हो चाहे कहीं पर भी पहुंचे हो। तो हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड जो हम बात कर रहे थे कि पहले क्या होता था कि अभी क्यों बढ़ रहा है, पहले क्या होता था, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम थी। अगर हम अब से 25-30 साल पुरानी की बात करें, शायद उतनी दवाइयाँ नहीं थी, वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, है ना। आपको फला फला कैंसर हो गया या फला कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई या हार्ट अटैक भी हो गया किसी को, तो आदमी उसको एक कि ये तो मेरी किस्मत है, ये हमारे परिवार के साथ ऐसा होना था, मान के हाथ जोड़ के चला जाता था। आज क्या है, सुविधा अवेलेबल है, कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जाहिर है हर आदमी चाहेगा कि उसका परिवार का व्यक्ति बच जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। हम अमर नहीं हुए, ना हमारी फैमिलीज अमर हैं, ना डॉक्टर्स अमर हुए हैं, है ना। तो ये जो गैप जो बढ़ गया है इस चीज़ का कि दिखता है कि हाँ कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कई लोगों के साथ है कि वो ट्रीटमेंट उनकी पहुंच से बाहर है, वो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। कई बार होता है आपको लगता है कि ट्रीटमेंट था तो मैं क्यों नहीं ठीक हुआ, वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट आपको ये समझना है कि जब तक कोई भी वर्क एनवायरनमेंट सेफ नहीं होगा और हमारे जैसा मेडिकल एनवायरनमेंट जिसमें हम दिन रात हमें मोमेंट सेकंड्स में हमें क्रिटिकल डिसीजन लेने होते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मुझे इसे ऐसे ट्रीट करके तुरंत बचाना है, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पे जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, अगर मेरा दिमाग शांत नहीं है, अगर मेरे ट्रीटिंग रूम के बाहर एक बहुत बड़ा मॉब खड़ा हुआ है जो कि बस ये कह रहा है कि किसी भी तरह से मेरे मरीज़ को बचा लो वरना हम कुछ कर देंगे, तो क्या मेरे हाथ पैर कांपेंगे नहीं? क्या मेरा दिमाग शांत होगा? क्या मैं सही तरीके से डिसीजंस ले पाऊंगी? तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, काम करने की बहुत चीज़ों पे ज़रूरत है, पर समझना ये है कि वर्क प्लेस को सेफ बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डॉक्टर्स के लिए से भी ज़्यादा ज़रूरी पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। अगर मैं सेफ नहीं हूँ तो मेरा मरीज़ सेफ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उसको उस तरीके से, उस नज़र से, उतने शांत दिमाग से नहीं देख सकती। एक डर भी रहता है, एक हमेशा डर रहेगा, तो इसका रिपरकशन इसका जो आएगा वो तो डेफिनेटली मरीज के ऊपर आएगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, चाहे गवर्नमेंट सेटअप हो, चाहे प्राइवेट सेटअप हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कॉर्पोरेट हो। और आपने शुरू में पूछा था शांता कि 12 साल हो गए, 12 साल में कोई इंसिडेंट्स कम नहीं हुए। आप दूर छोटे छोटे शहरों टियर 1, 2, 3 की बात छोड़ दीजिए, आप सेंटर ऑफ दिल्ली में बैठ के, अब से मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले की बात है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल हमारे दिल्ली एनसीआर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कैसे वहाँ पे मॉब का मॉब 10 से 12 लोग घुस गए क्योंकि एक मरीज की मौत हो गई थी, वो भी लेबर रूम जैसी सेंसिटिव जगह जहाँ औरतें जन्म दे रही हैं, जहाँ कोई और नहीं जा सकता। एक पूरा मॉब फिल्म करता हुआ कैमरा, अपना फ़ोन कैमराज लेके अंदर घुस जाता है और देख रहा है सारे मरीज़ जो अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए हैं, उनकी फिल्मिंग हो रही है और उसके ऊपर वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मरीज़ की मौत हुई, इसका सबसे ज़्यादा दुख आपसे ज़्यादा हमें ही होता है, क्योंकि आपका मरीज़ है, हमारा मरीज़ होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। परंतु हर मरीज़ को हम बचा नहीं सकते। 4 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर लेके मरीज़ आएगा तो 4 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन क्यों था? जिम्मेदारी क्या समाज की नहीं थी, उसके परिवार की नहीं थी? उसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिलाया उन्होंने? उसको इतने कम लेवल पे क्यों जाने दिया कि उसके अंदर खून ही नहीं है लड़की के अंदर? हम कितना बचा सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि भाई जो आप कह रहे हैं हाँ। कि इस तरह के केसेस आते हैं, हाँ। लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे मामले जहाँ डॉक्टरों पे हमले बढ़े हैं या वो उनकी सिक्योरिटी को एक थ्रेट आया है। सवाल ये उठता है कि आप दोनों उस प्रोफेशन में बहुत लंबे समय से हैं और आप लोग आवाज़ भी उठाते रहे, क्या कुछ चेंज आया है? क्या आप लोगों की सिक्योरिटी को लेकर, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लेकर कुछ कदम उठाए गए इतने सालों में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। या आपको अब छोड़ दिया गया आपके भगवान भरोसे?
हम ही एक दूसरे को बचाते हैं और हाँ, होता क्या है, मैं हम वही जानना कोई चाहती हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ऐसा, और हम ही एक दूसरे को बचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्ट्स है और एक्ट्स पे हमें विश्वास नहीं है। एक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ढीले हैं, एक्ट्स ऐसे हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं जानता, जानकारी नहीं है। कप्तान साहब को भी नहीं पता होता। जैसे राजस्थान वाला ही एक्ट आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डॉक्टर को आप डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते, सिविल केसेस में एकदम ही नहीं कर सकते। सो कोई कंप्लेन आती है तो राजस्थान लालसोट वाले में जैसे हुआ, वहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। वो 22 साल की एक औरत आती है, चौथी प्रेगनेंसी, 3 उसमें लेडीज़ थी, मतलब बच्चियाँ थी। चौथी का इंटेंशन आपको भी समझ में आएगा क्यों एक चौथी प्रेगनेंसी 22 साल के मदर की हो रही है। 2-3 जगह से रिजेक्ट होके एक हमारी डॉक्टर अनुराधा के यहाँ पे वो लैंड होती हैं, अर्चना, उनको इमरजेंसी थी तो उनको वो सेव करना था। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और वो नहीं बच पाई, उसको ब्लीडिंग चलती रह गई। अब उसके बाद कुछ लोकल गूंस, लोकल पॉलिटिशियन, ये भी एक रीज़न है वैसे, लोकल गूंस, लोकल पॉलिटिशियंस का प्रेशर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो आ जाता है वर्किंग ऑफ हॉस्पिटल एंड चाहे प्राइवेट या सरकारी, वो दोनों लोगों ने प्रेशर डाला, डेड बॉडी को अस्पताल के बाहर रख दिया। पुलिस ने क्या किया, 304 का केस डॉक्टर साहब पे लगा दिया। डॉक्टर साहब अपना काम कर रही थी गाइडलाइंस के हिसाब से, इमरजेंसी में जो वो कर सकती थी अपने सेटअप में सब कर रही थी। उसको अरेस्ट किया, 2 से 3 दिन 304 का अर्थ की मर्डर का केस लगा दिया। उसने मर्डर कर दिया, राइट। उसके 2 दिन बाद वो बंदी फांसी लगा के मर जाती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक और क्योंकि वो इतना डर गई कि मेरे को तो पकड़ के अब ये जेल में डाल देंगे, मेरे ऊपर 304 की दफा लगा दी। 304 की दफा कैसे लग सकती है? आप क्या, उसका इंटेंशन उस लेडी की, उसका मर्डर करना था उस पेशेंट का? वो गई उसको बचाने, उसने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी, वो नहीं बचा पाई। मान लीजिए आप कह भी देते कि इसकी गलती थी, इसको करना चाहिए था, इसने पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ इसकी आपने कह भी दिया, मान लीजिए, जो कि मैं जानती हूँ कि नहीं हुआ। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की थी, उसको एक हॉस्पिटल में प्रोफेसरशिप मिल रही थी, वो छोड़ के एक छोटे से गांव में इसलिए नर्सिंग होम बनाने गई ताकि वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सके, और वो वहां पर गई, उसने अपना पूरा प्रयत्न किया और फिर भी वो पेशेंट की जान नहीं बचा पाई, और आपने उसके ऊपर मर्डर का केस लगा दिया कि इसने इसका मर्डर कर दिया। नहीं, वो बाई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कर सकते। मैं पॉइंट वो बता रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, कप्तान साहब को भी नहीं अवेयरनेस है। यही मैं बताने क्यों हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्कैटर्ड है और ये फाइलों में और सिस्टम में ही नहीं है। सो ये तो उनको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि डॉक्टर साहब को आप अरेस्ट कर नहीं सकते। उसका एसओपी है, एसओपी ये है कि आप लीगल वे लीजिए। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे अगेंस्ट कुछ मत करिए, बट एक तरीका है उसको करने का। आप कंप्लेन करिए सीएमओ को, कमिटी बैठती है और उसके ऊपर जो फाइंडिंग्स आती हैं, सारी फाइलें सीज हो जाती हैं, एविडेंसेस जमा किए जाते हैं, फिर जो एविडेंस आता है अकॉर्डिंगली आप हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए, हमने तो कोई मना नहीं किया, लेकिन फिजिकल वायलेंस तो नहीं कर सकते। सो ये जो एक्ट्स जो है ना, ये नाम के एक्ट्स है। सीपीए की आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी लॉ है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सीपीए में ऐसा क्या खास है जो डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देगा? शांता जी, देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि हम किसी भी लॉ की अगर डिमांड कर रहे हैं और डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो ये डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन नहीं है, ये सबका प्रोटेक्शन है, ये हर मरीज़ का प्रोटेक्शन है जो उस अस्पताल में आता है। कोई भी वायलेंस होता है, किसी हॉस्पिटल में होता है, आसपास बैठे वाले जितने भी होते हैं, पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं या वहाँ पे उसके साथ लोग होते हैं, वो तो डायरेक्टली इफेक्ट होते ही हैं। साथ साथ में वो मरीज़ भी इफेक्ट होता है जिसका वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है या करने वाला है। कैसे एक परेशान दिमाग से, एक घबराए हुए मन से मैं सही ट्रीटमेंट अपने मरीज़ का कर सकती हूँ। तो पहली बात तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। आपको लगता है कोई गलती है, ज़रूर उस पर एक्शन लीजिए, उसका तरीका है, बट वायलेंस, गांधी के देश में वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म कैन नॉट बी द सोल्यूशन। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जैसे हमने डिस्कस किया ही कि अलग अलग स्टेट्स में लॉज हैं, सारे स्टेट्स में नहीं हैं, वो स्टेट के लॉज भी इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनके बारे में जानकारी नहीं है, अलग अलग तरीके के लॉ हैं, किसी में कम पनिशमेंट है, किसी में ज़्यादा है, न लोगों को जानकारी है, न लॉ मेकर्स को या जिन लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस एंड ऑल, उनको जानकारी है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो कि मुझे पर्सनली और मेरे जैसे बहुत डॉक्टर्स को हर्ट भी करती है। जिस वक्त कोविड आया था, आपने देखा था किस तरीके से सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान लगा दी थी लोगों को बचाने के लिए।
अगर मैं आपको इसके एक्चुअल फैक्ट्स बताऊं, बहुत लोगों ने अपनी जानें दी, जनरल पब्लिक ने भी दी और डॉक्टर्स ने भी दी। जो ऑफिशियल फिगर्स आई, मैं सिर्फ उनकी बात करती हूँ। 5.3 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ कोविड। There were roughly around 1700 doctors who lost their lives in the same period. अब आप इसको कंपेयर करिए फ्रॉम द नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर देयर एंड अवर पॉपुलेशन। आप इस डेटा को कंपेयर करेंगे, आप रियलाइज करेंगे हर 10,000 में से 12 डॉक्टर्स की डेथ हुई वर्सेस 3 पीपल आउट ऑफ 10,000 जनरल पॉपुलेशन। यानी अगर जनरल पॉपुलेशन 10,000 थी तो उसमें से 3 की मौत हुई, लेकिन 10,000 डॉक्टर्स में से 12 डॉक्टर्स मारे गए। क्यों मारे गए? किसको बचाने के लिए मारे गए? मैं भी अपने घर में बैठ सकती थी ना, कोविड का वायरस मैं भी अपने घर लेके जाती थी, अपने बच्चों को देती थी, अपने फैमिली को देती थी। उनका तो कोई डेटा ही नहीं है कि हमारी फैमिलीज कितनी इफेक्ट हुई, मैं तो सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये कि हमें ज़रूरत क्यों है ना? उस पर्टिकुलर टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जब वायलेंस के इंसिडेंट्स बढ़ने लगे थे, जो हमने डिस्कस किया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी है, मिल नहीं रही है सुविधा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो कई बार वायलेंस के फॉर्म में निकलता है, जो कि बहुत गलत है। इसको समझना नहीं है। ये नहीं कहना कि मैं समझता हूँ कि वो परेशान है, उसके घर में कोई बीमार है इसलिए वो नाराज हो गया, इसलिए उसने हाथ उठा दिया। नहीं, आपको हाथ उठाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। देयर शुड बी अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू वायलेंस ऑफ एनी काइंड in the nation of Gandhi. There should be a zero tolerance policy, जो कि बाहर के देशों में है लेकिन हमारे ही देश में नहीं है। तो कोविड के टाइम्स में एक एक्ट आया था, दिस वॉज द स्पेशल एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट एक्ट। 2021 में इस एक्ट को लागू किया गया। इसके अंदर प्रावधान रखा गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया था, पूरे देश में लागू किया गया था कि यदि आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर हाथ उठाते हैं या किसी भी तरीके का वायलेंस करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। इट वॉज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, विदाउट अरेस्ट आप जेल में डाले जा सकते हैं। ये लागू हुआ, परंतु इसको समझिए, ये केवल एपिडेमिक के टाइम में लागू किया गया। आपने एपिडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में, जब डॉक्टर्स की जरूरत थी, उस वक्त आपने लॉ तब उस वक्त डाल दिया, और जैसे ही कोविड खत्म, लॉ खत्म। अब मेरी जरूरत नहीं है, अब आपको जरूरत नहीं है कि कोई आपको बचाने आए, तो आप मेरे लिए लॉ नहीं बनाते। एक लॉ और टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, ये था हेल्थ सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये स्पेशली हेल्थ सर्विस पर्सनल के प्रोटेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लागू किया गया था। इसकी टेबलिंग हुई थी, इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहकर इस बिल को रिजेक्ट कर दिया कि केवल मेडिकल प्रोफेशनल को अलग से किसी लॉ की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जितने और बहुत सारे, मान लीजिए आप पे कोई वायलेंस करता है तो वायलेंस के फला आप आईपीसी के अंडर उसको कर दीजिए, या किसी के, केवल एक प्रोफेशन के अंडर का अगर हम एक लॉ बनाएंगे तो बाकी प्रोफेशंस भी लॉ मांगेंगे। मैं नहीं जानती कि बाकी प्रोफेशन में किसको ज़रूरत है या नहीं। आर्मी के लिए अलग लॉ है, पुलिस के लिए अलग लॉ है, इस तरह कई प्रोफेशंस इनके लिए अलग लॉ है। मेडिकल प्रोफेशन क्यों अलग है बाकी उन प्रोफेशन से जो इनके अंडर कवर नहीं होते? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल 5 गुना ज़्यादा वायलेंस फेस करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया भर की स्टडीज़ कह रही हैं, ये इंडिया में भी है, बाहर भी है, कहीं पे भी जो वायलेंस होते हैं, मोर देन 5 टाइम्स वायलेंस मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट होता है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है पब्लिक से। मैं किसी खिड़की के पीछे बैठकर बात नहीं कर रही, मैं कहीं दूर छुपे हुए अपने सारे लोगों के बीच में बैठ के किसी से बात नहीं कर रही, तो मेरे ऊपर हार मारने का चांसेस कहीं ज़्यादा है। प्लस मैं अपने साथ जिसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ वो मेरा पेशेंट है, वो आप हैं, वो उसके अटेंडेंस हैं, वो आप हैं, वो आम जनता है। तो अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल बचेगा तो उसके साथ साथ उसका मरीज भी बचेगा। इसलिए ज़रूरत है इस लॉ को लेकर आने की, सेंट्रल लॉ को लेकर आने की, जो कि इतना स्ट्रिक्ट हो कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल आप हाथ नहीं उठा सकते। ये जो लॉ है ना, इट शुड बी एज हार्श एंड वेरी हार्श, क्या मैं बोलूँगा, बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंजेंट हो, फास्ट ट्रैक हो, इसके ऑर्डर्स निकल के आए, जल्दी से इसको सुना जाए। और इस पे जो आपके कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो नॉन बेलेबल इसको रखना चाहिए। चीज़ें बहुत क्लियर हो, मीडिया को पता होना चाहिए, मीडिया से लेके एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारा पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा जो हमारा पुराना बोलता है, जो आप कह रहे हो कि लॉ तो है बट रिजल्ट उसका क्या आया, 2007 से 19 तक का जो एक डेटा आया जिसमें कि ये लॉ पे पूछा गया कितने केसेस रजिस्टर हुए, क्या हुआ,
सो 153 के करीब केसेस थे और एंड में अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 0 प्रोसिक्यूशन है। सो ये लॉ लेके भी क्या करेंगे, एक तो पता नहीं, दूसरा अगर है भी तो उसका रिजल्ट 0 है। सो ऐसे लॉ, और आपको पता है जब हम फिर वो डेटा की बात करते हैं कि 75% पे तो असॉल्ट होता है, तो रिजल्ट क्या हुआ, 0। इसीलिए हमें एक यूनिफॉर्म कंट्री में लॉ होना चाहिए। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बाकी देश के जो कानून हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ किस तरह के नियम कायदे कानून हैं जो डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं? शांता, देखिए ऐसा है कि बाहर के देशों में लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों को लेकर। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते अपने वर्क प्रोफेशनल्स पे, अपने डॉक्टर्स के ऊपर किसी भी तरीके के हमले, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके देश के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको बताती हूँ, कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब में, कनाडा, चाइना, यहाँ तक नेपाल के अंदर भी लॉज हैं जो उनके अपने प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं उनको। क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर तो लॉ इतना स्ट्रिंजेंट है कि अगर आप किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर किसी भी तरीके का वायलेंस करते हैं तो वो आपको 14 साल के लिए जेल में डालते हैं। वो कहते हैं कि आपको लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि आप हमारे हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर हाथ उठा सकते हैं या उनके अगेंस्ट कोई वायलेंस कर सकते हैं, ठीक है, सोचिए, हम आपको 14 साल देते हैं सोचने के लिए, जाइए सोचिए, जेल में बैठिए और सोचिए। इतने स्ट्रिंजेंट हैं लोग, क्योंकि वो अपने लोगों की वैल्यू समझते हैं, अपने डॉक्टर्स, अपने मेडिकल सिस्टम की, अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स की वैल्यू समझते हैं। चाइना में 2015 में ये लॉ लाया गया, तो अब वहाँ पे डेटा आ गया है कि पहले इतना वायलेंस था, लॉ लाया और कम से उसके कम बाद एटलीस्ट 20 चीजें to बेहतर हो 25% गई। डिक्रीज हुआ है violence। नेपाल में, जैसे इंडिया में अगर आप ग्लोबल देखेंगे फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, तो वो 5 टाइम्स ग्लोबल से ज्यादा है। नेपाल में तो बहुत ही ज्यादा कम है, बट सरकार इतनी सेंसिटिव है वहाँ कि ये सब, वहाँ पे कलकत्ता होने का वेट नहीं किया, वहाँ निर्भया होने का वेट नहीं किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस लाके एक रूल नेपाल जैसे कंट्री में ये बना के रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इसके साथ ही जुड़ा है कि भी मेडिकल नेग्लिजेंस, राइट, इससे जुड़ा हुआ मामला। सीधे हम कहते हैं कि जी डॉक्टर दोषी है, पेशेंट मानता है, पेशेंट की फैमिली में मानती है, समाज मानता है, और कई बार तो अदालतों को भी लगता है कि भाई डॉक्टर जिम्मेदार है, उसको आप पनिशमेंट दे दो। ऐसा लेकिन बाकी मामलों में नहीं होता। खुद जुडिशरी को देखें तो लोअर कोर्ट के फैसले को हमने देखा है कि ऊपर की अदालत में, हाई कोर्ट में चेंज किया जाता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, लेकिन वहाँ तो किसी को ऐसे नहीं कहा जाता कि आपने क्यों ये गलत फैसला दिया, और ये डॉक्टर्स पे ही क्यों लागू होता है। उन्हें सालों साल लग जाते हैं वो फैसले लेने में, हमें तो सेकंड्स में फैसले लेने होते हैं, हमें सेकंड्स में फैसले। टू एरर इज ह्यूमन बोला जाता है ना पहले से, एक इंसान गलती कर सकता है, राइट, हमें वो अधिकार नहीं है, हम गलती कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा रहता है। अच्छा, जुडिशरी वर्सेस मेडिकल प्रोफेशन की अगर आप देख लो, ये जो आपने बहुत राइटफुली बोला कि लेट्स से एक एक्स केस है जिसको इसने बोला कि नहीं, इसको तो फांसी दे देनी चाहिए, वो अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो बोलते नहीं, इसको तो फांसी नहीं देनी चाहिए थी, राइट। कितना बड़ा डिसीजन लिया, एक बंदे को मार दें या ना मारे, या मरे या ना मरे का डिसीजन यहाँ पे गलत था, यहाँ बोला कि नहीं ये चीज़ सही है, लेकिन उस पर कभी भी कोई वर्क हुआ, उसको जाके मारा लोगों ने, उसको जाके कुछ बोला, उसको एंड में उसकी पेन वहीं खत्म हो जाती, वो बंदा तो फांसी पे था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं छूट, तो कभी कोई एक्शन हुआ लोअर हाई कोर्ट में, और वो आप कितनी सेफ एनवायरनमेंट बैठे हो, अब जुडिशरी का आपको भी पता है, मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट टू इंडियन जुडिशरी, बस सुनवाई होती है, जिरह होती है, सारी चीजें होती है, इसके बाद भी गलत फैसले आते हैं। सेफ्टी देख लीजिए आप, पहले तो सेफ्टी देख लीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि जुडिशियल सिस्टम से भी अपील करता हूँ कि आप अपना सोच के देखो, प्रेशर आपको भी है, प्रेशर हमें भी है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़ाई नहीं करते, बहुत डीपली जाते हैं, वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट में रहते हैं, लेकिन आप अपनी सेफ्टी देखिए। आप सोचिए, आपको 2-4 थप्पड़ आपके सिस्टम में लगाता है कोई, और फिर बोलता है वर्डिक्ट दो, अभी वर्डिक्ट दो, वर्डिक्ट दो। हमको तो, आपको तो ये स्टेटस प्राप्त है कि अगर मी लॉर्ड या जज साहब माननीय ना बोलें तो आप मुझे कोर्ट से बाहर निकाल देंगे, या मुझे गालियां दे सकते हो, या कंटेम्प्ट लगा दोगे। आप सोचो आप कितनी सेफ एनवायरनमेंट में काम करते हो, और हम वो 20-25 लोग हमारे सर पे चढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट में भी हमें 2 घंटे बाद फिर से एक आईसीयू में जाके काम करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो शायद जुडिशरी मेरी ये बात समझे कि हम किस प्रेशर में काम कर रहे हो। अगर वो सो रहे हैं तो आप तो जगो और देखो और एनालाइज करो इस तरह की चीज़ों को, और चीज़ों को हद से बाहर मत जाने दो। आज जो लॉस हुआ है, आज हम स्ट्राइक पे जैसे बैठे हैं, आज जो लॉस हुआ है उसके जिम्मेदार कौन आएगा? हमें तो कोई शौक नहीं था ना यहाँ कि हम अपनी सैलरी बढ़वाने की तो बात ही नहीं कर रहे।
हम एक बेसिक डेमोक्रेसी में सेफ्टी की बात कर रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम बहुत ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे डॉक्टर शालिनी कह रही थी ना, बहुत ह्यूमन टू ह्यूमन रहते हैं, बहुत वर्कलोड होता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत डिसीजन मेकिंग की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बेसिक सेफ्टी नहीं दोगे तो कोई भी बंदा कहीं पे भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, जब हम आपको बचाते हैं तो आप हमें कैसे नहीं बचा सकते? हम भी इंसान हैं, आप ही की तरह हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, परिवार होता है। तो ये तो फर्ज हर किसी का बनता है उल्टे कि आप देखिए तो सही। आप दूसरी चीज़ मैं आपसे कहती हूँ, जो ये कहते हैं ना कितना आराम, कितनी आसानी से, और आजकल तो ये बिल्कुल आम हो गया है, गलती कर दी उन्हीं ने कर दिया। आप कितनी आसानी से बैठ के अपनी चेयर पे एक जजमेंट ले लेते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम की तो डेफिनेटली डॉक्टर ने ही गलत किया होगा। आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? ये नॉर्मल चीज़ है, एक दवाई है, 100 मरीजों को दूंगी, 98 पे काम करेगी, 2 पे काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि ह्यूमन शरीर अलग होता है, इंसान अलग होता है। वही दवाई सेम लोगों में अलग अलग काम करती है, एक में रिएक्शन करती है, एक में नहीं करती। अगर दूसरे में रिएक्शन हो गया तो मैंने कैसे गलत दवाई दे दी? बाकी 98 लोगों को भी तो मैंने उसी दवा को देके बचाया था। तब आपने मुझे कौन सा मेडल दिया था? जो आप ये कह रहे हैं कि इसको रिएक्शन हो गया तो मेरी गलती हो गई वो रिएक्शन होना। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस की मैंने आपसे बात की ना, ये जो ह्यूज स्काई रॉकेटिंग एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमने पैसे दे दिए तो हमें तो ठीक होना ही है, ये सही नहीं है। आप दुकान में नहीं बैठे हैं, है ना? हम कोशिश कर सकते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करें, ये आप हमसे ज़रूर डिमांड कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश दे दें, हम अपनी जान लगा दें। लेकिन वो हमारे हाथ में रिजल्ट हमेशा नहीं होता। कन्विक्शन रेट पुअर है, हमें चाहिए फास्ट ट्रैक, हमें चाहिए नॉन अवेलेबल। ये जो मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट किया, वो डेटाबेस नहीं किया इन्होंने। क्यों किया, क्या रीजंस थे? जस्ट बिकॉज के डॉक्टर को दे देंगे, बाकी को भी देना पड़ेगा, ये कहीं से भी सब्सटेंशिएटेड ऐसा था तो नहीं है। एपिडेमिक्स में मत लाते ना। वो क्यों लेके आए? क्यों लेकर आए? और क्यों लेकर आए? जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी तब? तब भी कितने मत करते। आईटी प्रोफेशनल पे हमला हो गया, कितने एयरलाइन वालों पे हमला हो जाता कितने है, चार्टर्ड कितने अकाउंटेंट्स पे हो सीए को जाता है। पीट दिया लोगों ने, कितने लॉयर्स को मार दिया, उनको तो आप सोच भी नहीं सकते मारने का। सो हम ये बात कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन हम बात कर रहे हैं कि ये बिल बना हुआ है, इस पे उनको सोचने की ज़रूरत है, धरती पे आके देखने की ज़रूरत है। और जैसे मैं बता रहा था, ग्लोबली 5 टाइम्स है, यूके से हम 57 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस है, और चाइना से 850 टाइम्स है। और ये बात नाउ तो कमिंग बैक टू चाइना, 2015 में इन्होंने वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के अगेंस्ट बिल लाया, और अब डेटा ड्रिवन ये पॉइंट आया हुआ है कि अब उस एक्ट को लाने के बाद देयर हैज बीन ड्रामेटिक फॉल इन वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इन चाइना। अब ये तो जाके सीखो, इतनी चीजें जाते हो सीखने, ट्रैफिक सीखने जाते हो, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी सीखने पार्लियामेंट के लोग जाते हैं। सो आप ये भी तो सीखो कि वहाँ ऐसा हुआ, कहाँ पे ऐसा हुआ और क्या रिजल्ट है। सो इनको थोड़ा जगने की जरूरत है, और ये बहुत कैजुअल अप्रोच है अभी तक सरकार का। छोटे छोटे और ये नहीं होगा तो आगे देश ही सफर करेगा, क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी में नहीं जा रहे हैं, मेडिसिन में नहीं जा रहे हैं। सो क्वालिटी खराब होगी, स्पाइरलिंग जो आम आदमी है उसको ही तकलीफ होने वाली है। वैसे ही डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, और आप जैसे कि कह रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट या बच्चों को स्टूडेंट इंटरेस्ट कम हो रहा है, और बिल्कुल ऐसी कम हो रहा है। घटनाओं के बाद तो और आप डर और कम जाएंगे। होगा, बिल्कुल। शायद Security इसीलिए measures आप हो। देखते हैं कि बाहर के देशों में, इनफैक्ट अगर उन देशों की बात की जाए तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इतना प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको इतना संभाल के रखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने वैल्यूएबल है अपने देश के लिए। हमारे देश को शायद हमारी वैल्यू नहीं समझ में आती, ना हमारे काम की वैल्यू समझ में आ रही है, ना जो हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं उसकी समझ में आ रही है, ना इमोशंस, ना वर्क, किसी चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। हम में से कितने आज ये सोचते हैं क्यों नहीं हम बाहर चले गए, वहाँ हर तरीके की सुविधा है। लाइफ कहते हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस है, चाहे आप मनी की बात करें, चाहे आप लाइफ की बात करें, हर तरीके से बेटर है। रिस्पेक्ट मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। तो वही चीज़ तो हर आदमी खोजता है अपने काम में, और इतना करने के बाद भी यदि वो नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना पड़ेगा कि चीज़ें कुछ गलत हो रही है, नहीं तो रिपरकशन सबके ऊपर आएंगे, हमारे ऊपर भी आएंगे, उनके ऊपर भी आएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ की आपने बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने काफ़ी बड़े बड़े अस्पतालों में काम किया, सरकारी अस्पतालों में भी काम किया है, आपको क्या किस तरह की चैलेंजेस, एक मतलब आप महिला के तौर पे भी अगर मैं आपसे बात करूँ, कोलकाता जो रेप और मर्डर केस है उसको रेफरेंस करते हुए कि भाई किस तरीके से जो है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या सुविधाएँ मिलती हैं, किन हालातों में आप काम करते हैं? शांता, देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो
या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, चैलेंजेस दोनों जगह होते हैं, गवर्नमेंट में और ज़्यादा होते हैं। हम सभी लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत काम भी किया है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। सुविधा लेकिन जितनी होनी चाहिए वो एक बेसिक लेवल से भी बहुत कम है। रेस्ट रूम्स नहीं होते, साफ जगहें नहीं होती, खाने का सामान नहीं मिलता। आप सोच के देखिए, आप 36 घंटे क्या 24 घंटे भी किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से इतने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में कैसे काम करवा सकते हैं। आज सुबह ड्यूटी पे आती हूँ तो कल शाम घर पहुँचती हूँ और उसके बाद परसों फिर मुझे आना है और मुझे आवाज़ उठाने का हक नहीं है, क्योंकि मैं अगेन हर जो स्टूडेंट है, हम क्यों बैठे हुए हैं उनके लिए, क्योंकि हम सब गुजरे हुए हैं उससे और हम देख रहे हैं आज भी 25-25, 30-30 साल भी वही सारी की सारी चीज़ें वहीं पर दोहराई जा रही है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वर्किंग आवर्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी। एक बेसिक गाइडलाइन होनी चाहिए, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए कि कितना आप एक्चुअली काम ले सकते हैं किसी व्यक्ति से। उसको भी छुट्टी की ज़रूरत है, उसको भी आराम की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, हर तरीके की ज़रूरत है। नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एवरेज ना देखो 200 से 350 मरीज देखे जाते हैं इन 8 आवर्स ऑफ स्ट्रेच, राइट। और 200-300 मरीज से अगर आप 200 से अगर आप बात करते हो 8 घंटे में करीब ना, तो आपको टाइम मिलता है 2 से 3 मिनट एक मरीज को देखने का। कितना हम जस्टिस कर पाते हैं पता नहीं, क्योंकि आपके पीछे लाइन और लाइन और लाइन है। सो ये स्पाइरलिंग है ये सब गुस्से का। वो लाइन में खड़े हैं सुबह से, एक ही चेम्बर में 250-300 मरीज देखने हैं, 8 बजे तक हमें देखना ही देखना है उसको किसी भी तरीके से। सो ये ह्यूमनली ये सब पॉसिबल नहीं है, बट इस देश में ऐसा कर लेते हैं लोग। और ये तो ये बात कर रही हैं दिल्ली और एनसीआर की, जहाँ फिर भी कुछ सुविधाएं दिखती हैं। अब आप उत्तरांचल के निकलते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, कोई भी नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? फिर लोग बोलते हैं आप सेवा के लिए बैठे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना समाज में, सेवा के लिए आप भी आ जाओ ना, आप भी वो गरीब जो गांव वाले हैं उनके लिए केस लड़ो ना, चलो। कौन चलता है? जितनी फ्री सर्विस एक डॉक्टर देता है ना अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, और ऐसे कोई लिखता है 104 का बुखार है तो हम नहीं बोलते नहीं पैसे दे दो जरा, हम दे देते हैं उसको, मतलब आप एडवाइस देते हो। इतना कुछ हम करते हैं। अब आप देखो रूरल एरिया में परमानेंट सरकारी नौकरी भी हम लेना नहीं चाहते। पढ़ाएंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? कहाँ जाएंगे? जब तक इस चीज़ों को लेवल 2, लेवल 3 की सिटीज़ में अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी वो संस्थाएं दोगे, हमें हमारा केयर करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और वहाँ पे हम अच्छा काम करना चाहते हैं, बट वहाँ कुछ मिलेगा नहीं करने को, तो हमारा मन भी नहीं लगता वहाँ। शांता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा जो ये सोच के घुसता है कोई भी मेडिकल फील्ड में, ये तो नहीं सोच के घुसता कि उसे पैसे कमाने हैं। वो ये सोच के घुसता है कि उसको सर्व करना है, उसे काम करना है। जो मिलती है रिस्पेक्ट मिलती है ना, उसके लिए आधे से ज्यादा लोग का यही पैशन होता है। हाँ, सिर्फ उसके लिए जाता है। तो हम जब जाते हैं उसमें, तो क्या हमारे अंदर सडनली ऐसे 15-20 साल में इतना बदलाव आ जाता है? कैसे आ सकता है हमारे बीच में वो बदलाव? तो सब असल में प्रॉब्लम्स में घुसने की ज़रूरत है, सॉल्यूशंस सही में खोजने की ज़रूरत है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बट एक सीपीए इसका स्टार्ट है, जिसकी डिमांड आज है हमारी इन मुद्दों के ऊपर और खर्च करना। जैसे कि बात हुई कि जीडीपी का हम मुश्किल से, जबकि हमारी जीडीपी कितनी कम है और देशों से कंपैरेटिवली, है ना, फिर भी हम उसका भी मुश्किल से 1 से 1.5% खर्च करते हैं हेल्थ पर आज भी। और वो उसी के ऊपर 18% खर्च करते हैं, जीडीपी प्लस इंश्योरेंस से आता है। तो कितना वर्ल्ड क्लास डिफरेंस होगा उन सुविधाओं के अंदर। तो इसके ऊपर और खर्च करने की भी जरूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, देखो हेल्थ इंश्योरेंस पे इतनी जीएसटी लेते हो, चलो ले लो, हम देने को तैयार है। अब बट उस चंक का जो पैसा आता है ना, उसको इंफ्रा में लगाओ, उसके लिए वेंटिलेटर खरीदो, उसके लिए और चीज़ों को और बेहतर करो, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को, रिक्रूटमेंट को बढ़ाओ, परमानेंट करो डॉक्टर्स को। एडॉक पे काम चलाते हैं, वैकेंसी फिल नहीं करते हैं, उसी से डबल काम कराने की कोशिश की जाती है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि नॉन हिडन फैक्ट्स हैं ये, एंड इट इज नॉन एंड हिडन, राइट। आप एक बार ऑडिट कर दो, जितने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं ना, तो एनएमसी की गाइडलाइंस में ये आना चाहिए जब हर साल ये जाते हैं तो देखें कि इंफ्रा कहाँ पे है, स्टूडेंट्स को रेस्ट करने की जगह कहाँ पे है, सीसीटीवी कहाँ पे है, रेगुलेशन कहाँ पे है, नंबर ऑफ गार्ड्स कितने हैं, कितनी तेजी से चेंज होते हैं। सबके पास गार्ड्स हैं, हर अस्पताल के पास तो गार्ड होते हैं ना, बट वो क्या कर पाते हैं हमें पता है। हम इमरजेंसी में बैठते थे, गार्ड वो बेचारे 2 वहाँ पे बैठते हैं और वो 10-12 भी आ गए, उसमें से 2 ने भी शराब पी रखी है।
सो आप संभाल कुछ नहीं भी नहीं पाएगा। कर सकते। फिर वो कम्युनिकेशन वहाँ से चौकी की नहीं है, सो हर सरकारी अस्पताल में एक छोटी सी चौकी खुलवा दो, दैट इटसेल्फ इज अ डिटरेंट। वेल लीड कर दो, सीसीटीवी दिख रहा है, जो अटेंडेंट आ रहा है उसका आधार कार्ड नाम एंट्री कर लो, आप एक कॉपी दो, जाओ। लिमिट कर दो उनको, क्योंकि ये 2-3 क्रिटिकल एरियाज में इनको काम करना है। आईसीयूज में, ओटीज के बाहर, स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न आईसीयूज में, इमरजेंसी के बाहर, लेबर रूम के बाहर, अगर आप डेटा देखोगे ना तो 60-70% यहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सो यहाँ नंबर ऑफ गार्ड्स, वेल ट्रेन गार्ड जो अर्ली सिग्नल पकड़ लें, जो वेल लिट हों, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। वो गार्ड का मतलब पिटाई करने का भी नहीं है, संभालने का है। और नाइट में स्टाफ को बढ़ा देना, वुमेन सेफ्टी पे काम करना कि रात में अगर किसी को बुलाना है डॉक्टर को तो एक एम्बुलेंस जाए, वो ऐसे अनगार्डेड अलोन नहीं आना चाहिए इस तरह के एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, जो बोलते हैं नहीं डॉक्टर्स को देंगे तो बाकी को देना पड़ जाएगा। तो ये डेटा को डिफाई कर दो आप, वो डेटा हमारे ऊपर फेंको कि नहीं सीए को भी ऐसी मार पड़ जाती है, लॉयर को भी ऐसी मार पड़ जाती है। और लॉयर की बात करें तो 2 बिल राजस्थान और कर्नाटक में ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें उनकी प्रोटेक्शन चल रही है। इनफैक्ट जर्नलिस्ट के लिए भी बात हो रही है, आपके में 28 जर्नलिस्ट मारे गए लास्ट 10 साल में। बिल्कुल। और जब अब आप इस एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हैं? वाकई बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स पे लगातार हमले, खासकर कोलकाता वाला जो मामला था वो तो वाकई जो है बहुत ब्रूटल था, और डॉक्टरों पर लगातार जो है हमले बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ वायलेंस बढ़ रहा है, और उनकी सुरक्षा के लिए जो काम किए जाने चाहिए शायद उसको लेके बहुत गंभीरता नहीं दिख रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोफेशन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू शांता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बोले भारत में भी इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।